एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुनैना शर्मा। आज की वीडियो में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट है ह्यूमन फिजियो का पाचन और अवशोषण। स्टार्ट करते हैं इसे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्वेशन। भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हमारे भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा है। यानी जितने भी सजीव हैं उनकी आवश्यक जो तत्व है वो सिर्फ भोजन है। अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। भोजन से ऊर्जा एवं कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत के काम आते हैं। जो जल हम ग्रहण करते हैं वह उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर के निर्जलीकरण को भी रोकता है। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता है। अतः पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। यानी हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। अब भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सब कुछ जो एक संतुलित भोजन होता है उसमें सभी पौष्टिक अवयव होते हैं। हम उसको डायरेक्टली नहीं खा सकते, उनको छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करके ही हम भोजन के जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की जो क्रिया है पाचन कहलाती है। हमारा पाचन तंत्र से यांत्रिकी एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है। डायग्राम दिया हुआ है 16.1, तो आप देख सकते हैं। पाचन तंत्र अब हम स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों से मिलकर होता है। आहार नाल सबसे पहले हम पढ़ेंगे आहार नाल। आहार नाल अग्रभाग से मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में कई दांत और एक पेशीय जीवा होती है। प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांच में स्थित होते हैं। इस तरह की व्यवस्था को गर्ददंती टिकोडोंट कहते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे गर्ददंती, द्विबारदंती और एक होगा हेट्रोडोंट, यानी जिसमें विभिन्न प्रकार के, जिस तरह हमारे जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं, उसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कृतंक, रदनक, च्वर्णक और अग्रच्वर्णक। देखते हैं। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में दो तरह के दांत आते हैं। एक होते हैं अस्थायी दांत अथवा जिसे दूध के दांत कहलाते हैं, जो वयस्कों में स्थायी दांत के प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस तरह के दांत व्यवस्था को द्विबारदंती भी कहते हैं। वयस्क मनुष्य में 32 स्थायी दांत होते हैं, जिनके 4 प्रकार होते हैं: कृतंक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। ऊपरी एवं निचले जबड़े में प्रत्येक आधे भाग के में दांतों की व्यवस्था आई, सी, पी, एम और एम, मोलर और प्रीमोलर क्रम में एक दंत्र सूत्र के अनुसार होती है, जो मनुष्य के लिए, ये आप लर्न कर लीजिएगा। मनुष्य का दंत्र सूत्र क्या होता है? 21-23/21-23 और बच्चों का दंत्र सूत्र होता है 21-02/21-02। देखते हैं। इनेमल से बने दांतों को चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है। जिह्वा स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशीय अंग जो फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा की आधार से जुड़ी होती है। जिह्वा की ऊपरी परत पर छोटे छोटे उभार के रूप में पिपल होते हैं, जिनमें कुछ स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिनसे हम टेस्ट का पता कर सकते हैं। अब जीभ के ऊपर बात चली है तो मैं आपको बता दूं, जो जीभ के बारे में भी कुछ रोचक तथ्य है कि जीभ के अग्रभाग से हमें मीठे का पता चलता है और आगे से थोड़ा सा पीछे नमकीन का और पार्श्व में खट्टे का और लास्ट पीछे कड़वे का टेस्ट का पता चलता है। मुख गुहा एक छोटी ग्रसनी में खुलती है, जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है। उपास्थ्यमय घाटी ढक्कन भोजन को निगलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। ग्रसिका एक पतली लंबी नली है जो गर्दन, वक्ष एवं मध्य पट से होते हुए पश्च भाग में जे आकार के थैली अमाशय में खुलती है।
सबसे पहले क्या होता है, हम भोजन को अपने मुख में लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, जीभ से हम उसका टेस्ट पता करते हैं, उसके बाद ग्रसनी में जाता है, ग्रास नली में जाता है, फिर जाता है हमारे आमाशय में। ग्रसिका का आमाशय में खुलना एक पेशी होती है। आमाशय ग्रसिका अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। आमाशय गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है, को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया, जठरागम भाग और जिसमें ग्रसिका खुलती है, फंडिस क्षेत्र, काय मुख्य क्षेत्र और जठ निर्गमी भाग जिसका छोटे आंत में खुलता है। देखिए एनसीईआरटी में हाईलाइट भी किया हुआ है, आमाशय के 3 भाग, जठरागम, फंडिस और जठ निर्गमी। इसका छोटी आंत में निष्कासन होता है। फिर छोटी आंत को भी 3 भाग होते हैं, सी आकार की ग्रहणी, कुंडलित मध्य भाग, अग्र क्षुद्रांत और एक लंबी कुंडलित क्षुद्रांत। ये आप नेम एज इट इज लर्न कर लीजिएगा। आमाशय का ग्रहणी में निकास जठ निर्गमी अवरोधी द्वारा नियंत्रित होता है। उसके बाद देखते हैं क्षुद्रांत बड़ी आंत में खुलता है, जो अंडनाल, वेदांत और मलाशय से बना होता है। अंडनाल जो होता है वो एक छोटा थैला होता है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्मजीवी होते हैं। जो अन्ननाल होती है आपके डायग्राम में भी दिखाया गया है, ये रहा। जो अन्ननाल होती है वेदांत और मलाशय से बनी होती है। अन्ननाल एक छोटा ढीला होता है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्मजीवी होते हैं। अंडनाल से एक उंगली जैसा प्रवर्ध परिशेषिका निकलता है, जो एक अवशेषी अंग है। इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि अवशेषी अंग किसे कहा गया है, परिशेषिका को। अंडनाल बड़ी आंत में खुलता है। वेदांत 4 भागों में विभाजित होता है, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही भाग और सिग्माग। अवरोही भाग मलाशय में खुलता है, जो मल द्वार बाहर खुलता है। आहार नाल की दीवार से ग्रसिका में मलाशय तक 4 स्तर होती हैं, जैसे सिरोमा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। देखिए डायग्राम दिया हुआ है 16.4। ये सिरोमा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा और मस्कुलेरिस। सिरोमा जो होता है वो सबसे बाह्य परत होती है। अब डायग्राम से अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक पतली मेजाथीलियम और कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। जो मस्कुलेरिस होती है वो आंतरिक वर्तुल पेशियां और बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी होती है। कुछ भागों में एक तीर्यक पेशी स्तर होता है। सब म्यूकोसा स्तर रुधिर, लसिका व तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतक का बना होता है। इसे आप क्या करना, सबसे पहले चारों की अलग अलग नेम लिखना, उसके बाद किससे बनी होती है वो आप अलग से लिखना। ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा में पाई जाती है। आहार नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत जो होती है वो म्यूकोसा ही होती है। यह स्तर आमाशय में अनियमित वलय व छोटी आंत में अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाए, जिसे अंकुर कहते हैं। 16.5 में इसका डायग्राम दिया हुआ है, इसकी स्ट्रक्चर। अंकुर के स्तर पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें सूक्ष्म अंकुर कहते हैं, जिससे ब्रश ऑर्डर जैसा लगता है। यह रूपांतरण सतही क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देता है। अंकुरों में कोशिकाओं का जाल होता है और एक बड़ी लसिका वाहिका होती है जिसे लैक्टेल कहते हैं। म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती है। इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। जो स्नेहन के लिए म्यूकोस का स्राव करती है। म्यूकोसा आमाशय और आंत में खुलता है और अंकुरों के आधारों के बीच लिबर कोन प्रगुहिका भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। यहाँ पे ग्रंथि का नेम नहीं लिखा हुआ, जो ग्लैंड इसने कहा है कुछ ग्रंथियाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रूनर ग्रंथियाँ होती है। सभी चारों परतें आहार नाल के विभिन्न भागों में रूपांतरित होती है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले देखिए अभी तक पाचन के बारे में पढ़ा, पाचन किसे कहते हैं, किससे मिलकर बना होता है। आहार नाल के बारे में पढ़ा, दांतों के बारे में पढ़ा, जीवा के बारे में पढ़ा। ग्रसनी के अंदर एपिग्लेटिक्स जो ढक्कन होता है वो दोनों को कंट्रोल करता है, श्वास वालों को और भोजन वाले को।
उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अमाशय के बारे में पढ़ा है। इसके 3 भाग होते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके बारे में पढ़ा। मलास्थी तक कैसे इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, कितने भागों में बंटी होती है, और आहार नाल से जो आहार नाल की दीवारों में ग्रसिका से अमाशय तक जो स्तर होते हैं, सिरोमा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा, मिकोसा, इनके बारे में पढ़ा और इनके अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियाँ जो होता है, आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियाँ में कितनी होती है? लार ग्रंथि होती है, यकृत होता है और अग्नाशय भी सम्मिलित होता है। लार का जो निर्माण है वो 3 जोड़ी ग्रंथियों द्वारा होता है। 3 जोड़ी मतलब 6 होगा यहाँ पे। गाल में कर्णपुरु ही सबसे बड़ी होती है पाचन लार ग्रंथियों में। निचले जबड़े में अधोजंभ अवचिंबुकीय और जीवा के नीचे अधोजीवा। इन ग्रंथियों में लार मुगुआ में पहुंचती है। यहाँ पे थोड़ा लार के बारे में बताया नहीं गया है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। लार में जो उपस्थित, ऐसा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लार में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो वो हो जाएगा लाइसोजाइम। और इसके बारे में जो लार जो होती है वो किसके पाचन में मदद करती है? लार जो होती है वो स्टार्च के पाचन में मदद करती है और ये आंशिक अम्लीय होती है, जिसका पीएच होती है 6.1। ये हमने अभी तक लार ग्रंथि के बारे में पढ़ा है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देती हूँ जो आपके NCERT में दिया गया नहीं है। जो आहार नाल होती है उसकी लंबाई होती है 9 मीटर। और हमारे जो होठों पर उपस्थित कौन सी ग्रंथि है जो नमी प्रदान करती है? तो वो लैबियल ग्रंथि होती है। और होठों पर कौन सी पेशियां होती है वो जो हिलने में सहायक होती है? तो हो जाएगा अल्बुस्कुलेरिस ओरिस। जो हमारा तालु होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होगा कठोर, जो आप अपनी जीभ से स्पर्श करके भी पता कर सकते हैं। एक होता है कठोर और एक होता है मुलायम। अब जो हमारी जीभ होती है, टंग होती है, उस पर स्वाद अंकुर होते हैं, हमने इसके अंदर पढ़ा है, जिसे हम टेस्ट का पता कर सकते हैं। वो भी 4 प्रकार के होते हैं, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, फोलिएट और सर्कमफ्लेट। अब हम देखते हैं हमारी सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, जो है यकृत। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपके नॉर्मल 11-12 के जो क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसके अंदर भी पूछा जा सकता है। जिसका व्यस्क में भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। ये उधर से मध्य पेट के ठीक नीचे स्थित होता है। इसकी 2 पालियां होती है। यकृत पालिकाएं यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, जिनके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित रहती है। प्रत्येक पाली संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है, जिसे गिल्सन्स कैप्सूल कहते हैं। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में संचित एवं जमा होता है। पित्ताशय की नलिका यकृत नलिका से मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है। पित्ताशय नलिका एवं अग्नाशय नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशय वाहिनी द्वारा गृहिणी में खुलती है, जो ओडी अवरोधी से नियंत्रित रहती है। लीवर के बारे में मैं आपको बता दूं, लीवर जो होता है वो इसे क्या कहते हैं? केमिकल फैक्ट्री, रासायनिक कारखाना होता है। ये द्विपालित होता है। और जो पित्त का स्राव होता है वो होता है राइट लोब से स्राव होता है पित्त का। और एक क्वेश्चन था कि जो ये नीट में आया गया है, जो बच्चा होता है वो सफ़ेद दूध पीते हैं, लेकिन जो उसकी विस्टा मल होता है वो पीले रंग का कैसे होता है? तो इसका आंसर होगा जो उसके अंदर पित्त वर्ण के कारण ही उसका येलो कलर होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अग्नाशय। अग्नाशय इसके अंदर यू, कई बुक में यू छपा हुआ है, किसी में सी लिखा हुआ है, आपको मिलेगा। अग्नाशय यू कार की गृहिणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है, जो बहिस्राव और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करता है।
ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बहिस्राव और अंतःस्राव दोनों का ग्रंथि की तरह कार्य करता है? तो वो हो जाएगा अग्नाशय। बहिस्राव भाग से क्षारीय अग्नाशय स्राव निकलता है जिससे एंजाइम होते हैं, और अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ये थी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड, भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। आज से हम अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट करेंगे जिसको आगे हम इस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, और इस तरह हम अपनी ह्यूमन फिजियो को कंप्लीट करेंगे। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।